सर सर हाँ बोलो। अच्छा जैसे सर कोई दो बॉडी है, उसके बीच में डाइथर्मिक वॉल है, ठीक। तो सर माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, जैसे डाइथर्मिक वॉल है तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल चेंज होने चाहिए। तो सर ये जरूरी है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ना हो। क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन तुम्हारा नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, अभी क्लियर करेंगे तुम्हारा, ठीक है? रिकॉर्डिंग चल रही है, ध्यान देना। तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। जो भी चीजें हैं क्वेश्चन जब हम कहा करें तो पहले हमने बताया ना, पर्सनली समय निकाल के पूछ लिया करो, रिकॉर्डिंग में सब आ जाता है। चलो ठीक है, हम बता दें, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, ठीक है? किए थे या नहीं? बोलो भाई। कुछ बच्चे सॉल्व किए थे नहीं मेरे ख्याल। आवाज आ रही? यस सर। अच्छा हाँ, बोलते रहो भाई। देखो क्वेश्चन जो फर्स्ट था तुम्हारा वो ट्रापेजियम टाइप का, वो हमने सॉल्व करवाया था। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। इसमें देखो वर्क डन कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है? टेंशन मत लेना। जो तुमने क्वेश्चन किया है अभी लास्ट में, हम तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तुरंत हम डिस्कस करेंगे। उस दिन एक बच्चे ने किया था, देखो तुरंत हम बताए थे, ठीक है? तो ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर आपका है, फर्स्टली गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लिखा है फाइंड द वर्क डन, WABCD। मतलब ये एक डायग्राम बना है, मतलब एक समझ लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन सिंपल सा ये दिया इस तरीके का था क्वेश्चन। ये ग्राफ ऐसे बना था और इसमें एक स्क्वायर टाइप का ये बना है शेप, ठीक है? इसमें ये एरो का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कुछ दिया है। कोऑर्डिनेट भी आपके दिए हैं। यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं 2,8, मतलब इसको पॉइंट हम माने हैं ए, और बी पॉइंट इसको कंसीडर किए हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं 6,8। ये है सी और ये है डी, इसके हैं 6,4 और ये है 2,4। ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है? ये आपकी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ध्यान देना, इसमें अगर सिंपल, अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो हमने बताया था कैलकुलेट कर लो, सिर्फ और सिर्फ कैसे भाई, पूरा ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना करके तब आप फाइंड करो कि स्टेप टू स्टेप, पहले वर्क डन A to B, फिर B to C, C to D एंड D to A। 4 स्टेप में वर्क डन फाइंड करो, उसके बाद सबका सम कर दो, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन सेकंड मेथड आपका ये है, सीधे इस पोर्शन का आपको एरिया निकाल देना है। एरिया निकाल दो, जितना एरिया है वही किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाता है। तो पहला इसमें जो हमने प्रोसेस बताया, पहला मेथड जो बताया वो ये है। सबसे पहले हमने क्या किया है, WAB वर्क डन A to B निकाले। तो A to B कहने का मतलब देखो, ये नीचे, ये वाला हम सिर्फ और सिर्फ जो पोर्शन नीचे रेक्टेंगल ये फॉर्म कर रहा है, ये हमने कंसीडर किया, माना है, क्योंकि पोर्शन जो क्वेश्चन हमारा है वो इतना है, ठीक है? बट ये वर्क डन अगर पूरा हम निकाल लें और इसमें से ये वाले पोर्शन का, मतलब इसका एरिया हमको पूरा पता चले, पूरा अगर हम एरिया जो निकाल रहे हैं AB, और यहाँ पर CD था, इसमें ये भी इंक्लूड होके पूरा एरिया निकाल लें और इसमें से हमको ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमको ये मिल जाएगा इसका कितना वर्क डन हुआ। तो सबसे पहले AB के लिए वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, WAB इज इक्वल टू, सिंपल एरिया निकालो। कितना है देखो, ये वाली टोटल लेंथ, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ कितनी, 8 हमने यहाँ पर बनाई है। टोटल लेंथ है, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर देखो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो वाई एक्सिस कितना 8 दिया है, तो ये लेंथ टोटल है 8। तो यहाँ 8 इंटू 4, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, अगर ये टोटल देखो 6,4 दिया तो एक्स एक्सिस पर कितनी है, टोटल लेंथ है 6। तो ये 6,4 दिया है कोऑर्डिनेट, तो ये लेंथ 6 आ जाएगी। बट ये वाली भाई, इस कोऑर्डिनेट से ये पता चल रहा है कि इतनी लेंथ तो 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 - 2 मतलब 4। तो अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो 8 × 4। अब ध्यान देना, ये एरो आगे की तरफ जा रहा है, मतलब इस समय गैस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब गैस में एक्सपेंशन कहने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है? तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उस केस में वर्क डन कैसा हम लोग लेते हैं, सर पॉजिटिव पॉजिटिव। लेते हैं, है ना? तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 जूल। मतलब अभी हमने इस पोर्शन का पूरा वर्क डन निकाल लिया। इसके बाद देखो WBC, अब इस केस में आपको समझना थोड़ा रहेगा, B से C तब जब जाओगे तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये सीधे लाइन नीचे की तरफ आ रही है,
इस केस में क्या हमको पता चला कि वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि वर्क डन निकालने का फार्मूला होता है पी डी वी, चेंज इन वॉल्यूम ये होता है ना। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा मतलब चेंज इन वॉल्यूम, डीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, इस केस में 0 आ जाएगा। 0। तीसरे केस में देखो, सी से डी तक जब जाओगे तब इस केस में देखो गैस कंप्रेस हो रही, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, अब डिक्रीज कर रहा है। तो जब कंप्रेशन होता है तो हम लोग जानते हैं वर्क डन कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। और इसका हमको निकालना है एरिया। देखो ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया निकालो, कितना आ जाएगा, ये 4 है और ये वाली 2 है। देखो ये वाली लेंथ कितनी है, ऊपर से 2 है, ये 4 है, तो 4 इंटू 2, सॉरी ये भी 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देखो ये कितना है, ये वाला कोऑर्डिनेट 2,4, एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई पर कितना 4, तो ये भी 4 हो जाएगी और ये भी कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, 16 माइनस का 16 जूल आ जाएगा। इसके बाद आपको डी ए से निकालना है, मतलब डी ए तक अगर जाओगे या फिर ए डी भी कह सकते हो। तो ध्यान देना ये एरो ऊपर की तरफ है तो हमेशा हम लेंगे डी टू ए। अब डी टू ए जब जाएंगे तो इस केस में भी देखो कैसी एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं इस केस में भी जो वॉल्यूम है वो कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट भाई वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा, मतलब वर्क डन भी 0 आ जाएगा। तो मतलब इस केस में वर्क डन 0 मिला और इसमें हमको कुछ ना कुछ वर्क डन मिला है, 32 जूल, ये माइनस का 16 जूल। अब सभी वर्क डन जो हम लोग निकाले हैं इनको ऐड कर दोगे, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, जितने निकाले सबको देखो ऐड कर दिए हैं, तो ये 32 माइनस का 16 टोटल कितना आ जाएगा 16 जूल। ये तो आपका एक ग्राफिकल मेथड से स्टेप टू स्टेप निकालने का तरीका है। लेकिन अगर आप सिंपल IIT JEE के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें ये मेथड मत लगा देना, ठीक है, उसमें सिंपल ये करना है। देखो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ध्यान देना, ये टोटल यहाँ तक कितनी है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स कितनी है 6, ये टोटल 6 है यहाँ से यहाँ तक। और ये 2,4 मतलब ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बोलो भाई, तो ये वाली कितनी बचेगी, 4 ही तो बचेगी। अगर ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 रहेगी। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ध्यान दो इधर, टोटल यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट इसमें दिया है वो 8 है, टोटल ये वाली डिस्टेंस कितनी है 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 8। तो भैया ये वाली कितनी हो जाएगी, ये एक्स, अगर वाई एक्सिस की बात करें तो ये कितनी है, यहाँ से देखो ये 4 है और ये भी कितनी हो जाएगी 4, तो ये 4 हो गई और ये भी 4 हो गई। अगर हमको इसका एरिया निकालना है इस शेप का तो कितना निकालेंगे, 4 इंटू 4, क्योंकि एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का सीधे एरिया निकालो, 4 इंटू 4 कितना हुआ 16 और यूनिट होती है जूल। मतलब सिंपल, अगर हमको कोई ऐसा डायग्राम दिया है और डायरेक्ट हमको तुरंत एरिया चाहिए, मतलब हमको तुरंत वर्क डन चाहिए, तो सीधे उसका क्या करो, एरिया निकाल दो, पता चल जाएगा कितना ये जूल वर्क हुआ है। ये आपका आसान तरीका है इस मेथड से करना। बट ये वाला जैसे मान लिया ग्राफिकल मेथड से करने को आ जाए तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा कि कब एक एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, कब कंप्रेशन हो रहा है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। बाकी जब कांस्टेंट की बात करेंगे तो हमेशा उस केस में वर्क डन 0 ही आ जाएगा। सर ठीक है, हाँ बोलो सर, वर्क डन जो डीए में है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सर ये वाला सर डिफाइन कर दीजिए। अच्छा ये देखो इधर, देखो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू डीवी, ये होता है ना। देखो ये डीवी जो होता है वो चेंज इन वॉल्यूम है, ये डीवी एक्चुअल में बहुत छोटा लेते हो तो डीवी लिखा जाता है, और ज्यादा थोड़ा इससे बड़ी क्वांटिटी अगर चेंज इन वॉल्यूम की लेते हो तो उसको डेल्टा वी से लिखते हैं। तो देखो चेंज इन वॉल्यूम कहने का मतलब ये हुआ, कॉन्सेप्ट से समझना, अगर वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल है। तो भाई अभी तुम ये समझो, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ आओगे तो चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ तो चेंज इन वॉल्यूम की क्वांटिटी है, जब वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे, 0 लेंगे। अगर कुछ भाई यहाँ पर वैल्यू डीवी की कुछ ना कुछ होती, अगर कुछ चेंज आता, ये कांस्टेंट ना होकर कुछ वैल्यू चेंज आती तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती, पुट कर देते तो कोई वैल्यू मिलती हमको वर्क डन की। बट इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज है ही नहीं, मतलब देयर इज नो क्वांटिटी फॉर द चेंज इन वॉल्यूम, कोई भी वैल्यू और कोई क्वांटिटी है ही नहीं। तो यहाँ पर जब वॉल्यूम में चेंज 0 है मतलब हम लिख देंगे डीवी की जगह पर क्या 0,
पुट करोगे तो वर्क डन 0 दे देगा। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। सिंपल सी बात, चेंज इन वॉल्यूम मतलब डीवी के टर्म में याद रखना, डीवी चेंज इन वॉल्यूम है। अगर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो डीवी की हमेशा वैल्यू आपको 0 रखनी रहेगी। तो 0 हम पुट करेंगे तो वर्क डन इस केस में 0 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पर न्यूमेरिकल जितने हैं थोड़े बहुत अपने आप भी करना, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ध्यान से समझना, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। देखो पहले इसकी तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इफ सम हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम which is capable of doing work, then the quantity of heat absorbed by the system will be equal to the sum of the increase in its internal energy and the external work done by the system on the surroundings। ध्यान देना, ये पिस्टन हमने कंसीडर किया है और ये सिलेंडर नीचे है, इसमें ये गैस फील्ड है। इन्होंने क्या बताया है कि आप अगर कोई भी एनर्जी बाहर से इस सिलेंडर पर भाई सप्लाई कर रहे हो, मतलब इसको हीट बाहर से दे रहे हो, डेल्टा क्यू समझ लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि डेल्टा क्यू हीट इसको दे रहे हैं। ये सिलेंडर हमने कंसीडर किया, ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। तो ध्यान देना, जब ये गैस फील्ड है, गैस कैसी है, आइडियल गैस है, क्योंकि हम इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सिर्फ आइडियल, उनको सबको आइडियली पढ़ रहे हैं, हम आइडियल मान के चल रहे हैं। इसमें गैस कौन सी आइडियल गैस है। इसमें सपोज दैट डेल्टा क्यू हमने हीट क्या किया, देना स्टार्ट किया। तो भाई देखो, जब डेल्टा क्यू हीट यहां से दोगे तो क्या होगा, इसमें जो गैस फील्ड है, गैस में जो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो सॉरी, टोटल इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा यू से लिखते हैं, कैपिटल यू। तो इस केस में जब हीट आप दोगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इस एनर्जी की वजह से ये मूवेबल पिस्टन है, ये भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा। सपोज दैट ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया, dx। तो भाई फर्स्ट लॉ बस यही बताता है कि टोटल एनर्जी जो इसमें क्या हुई है, चेंज हुआ है। भाई हीट दिए थे, टोटल एनर्जी जो अंदर इंटरनल एनर्जी है वो क्या हुई, चेंज हुई, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो जो इंटरनल एनर्जी है और वर्क डन, इस गैस का जो वर्क डन हुआ कितना है, डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज पी डेल्टा वी। भाई जब ये पिस्टन मूव करता है तो इसी केस में तो वर्क डन हम लोग पीछे फाइंड किए हैं, थोड़ा W इक्वल टू पी डेल्टा वी, यानी पी डीवी हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगर छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी है तो उसके लिए पी डीवी लिखते हैं, मतलब डीवी की वैल्यू बहुत छोटी है। अगर थोड़ा ज्यादा है तो उसके लिए पी डेल्टा वी लिखते हैं। तो भाई यही जो वर्क डन हुआ है ये भी कौन कर रहा है, गैस कर रही है, मतलब वर्क डन बाय द गैस यहाँ पर हुआ। तो वर्क डन गैस ही की है, लेकिन वर्क डन गैस किसकी हेल्प से की, जो एनर्जी आप दे रहे थे। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई, और इंटरनल एनर्जी की वजह से ही क्या हुआ, ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा, dx। तो इस केस में वर्क डन हमारा इतना आएगा, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो कितनी, डेल्टा यू, ये भी इंक्रीज करेगी। तो फर्स्ट लॉ बस ये कहता है कि जितनी आप एनर्जी दोगे एक्सटर्नली, आप जितना इसको हीट दे रहे हो, जितनी हीट एनर्जी आप इसमें अप्लाई कर रहे हो वो बराबर होती है, किसके इक्वल होती है, किसके बराबर होती है, सम ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब सिंपल है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी आप अप्लाई कर रहे थे, जो सप्लाई कर रहे थे सिस्टम पर, वो किसके बराबर होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस का वर्क डन बाय द गैस। जितना वर्क डन गैस करेगी सिस्टम पर, उस वर्क डन की वैल्यू और उसमें जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ उसकी वैल्यू, दोनों का सम, ये आप जो हीट सप्लाई कर रहे थे, जो उस सिस्टम को दे रहे थे, उसके बराबर होती है। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बोलो भाई क्लियर हुई ये बात जो हमने बोली है? यस सर। अब इससे ये भी पता चल रहा है, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ध्यान देना, डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर हम पी डेल्टा वी रख दिए, ठीक है, बात एक ही है, बस वर्क डन की वैल्यू यहाँ पुट की है। इसके बाद ये पॉइंट हमने लिखा है, दिस लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एकदम फैक्ट बात है, जितनी एनर्जी आप एक्सटर्नली दे रहे थे सिस्टम को, वो एनर्जी किसके बराबर है, कुछ एनर्जी जो वर्क डन की और कुछ जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी थी गैस की, वो उसमें कन्वर्ट, मतलब वो हीट उसमें कन्वर्ट हुई इंटरनल एनर्जी में।
तो इन दोनों एनर्जीज मतलब ये वर्क डन और ये इंटरनल एनर्जी का सम ही तो है टोटल एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये लॉ जो होता है इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कहीं जाती नहीं है। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन विच इज डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देखो इंटरनल एनर्जी की बात हम शुरुआत से करते चले आ रहे हैं। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपकी कैसे आती है, जब आप प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर इन चीजों को इफेक्टेड करते हैं, मतलब इन चीजों को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे सीधे से हमने इसमें रिलेशन बताया था, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और जब गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, उस काइनेटिक एनर्जी के ही तो बराबर होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है फॉर आइडियल गैस। तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इन चीजों पर इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। इसको स्टेट फंक्शन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। अगला पॉइंट आपका है वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। इससे थोड़ा ध्यान रखना कि साइक्लिक प्रोसेस थोड़ा कॉन्सेप्ट में लाना रहेगा दिमाग में, कि वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कहने का मतलब ये वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है। भाई गैस को मान लिया आप हीट दे रहे हो, तो जब पिस्टन में वर्क डन हुआ तो सपोज दैट पहले हमने क्या किया, इधर देखो, जब भाई हीट दिए थे तो वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ। लेकिन अब इतनी हीट अगर आप डाउन कर दो, पहले आप हीट को बढ़ा रहे थे मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे थे, अब हम क्या किए उतना ही टेम्परेचर डाउन कर दें, तो जितना पिस्टन ऊपर जाएगा उतना ही पिस्टन क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने पहले टेम्परेचर बढ़ाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ। और जब टेम्परेचर वही क्या कर दो, उतना ही डिक्रीज कर दो, मतलब उतना ही ठंडा कर दो, तब क्या होगा, यही पिस्टन फिर से नीचे आ जाएगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट करके उतना ही वर्क। सेम अगर अमाउंट ऑफ हीट डिक्रीज कर रहे हो, जितनी आप बढ़ाए थे उतनी ही डिक्रीज कर, तो उस केस में पहले वर्क डन पॉजिटिव, दूसरा वर्क डन निगेटिव। तो इस केस में जो वर्क डन की वैल्यू कैसी हो जाएगी भाई, न्यूमेरिकली तो हम कह सकते हैं जीरो, बट ध्यान देना वर्क डन सिस्टम का नहीं जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या 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 कहा, ये सब चीजें इमेजिनेशन में है। वर्क डन न्यूमेरिकली अगर फॉर्मूले से निकालते हो तब तो जीरो, क्योंकि प्लस माइनस वर्क डन दोनों केस में अलग अलग आएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, और जब ऐड करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल, मतलब वर्क डन जीरो। लेकिन ध्यान देना न्यूमेरिकली है ये चीजें, लेकिन रियल में वर्क डन, भाई ये बताओ गैस को जब आप टेम्परेचर दिए थे तो कुछ ना कुछ वर्क किए थे, अब डाउन कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ वर्क डाउन करने में भी आपने क्या किया होगा, उसको ठंडा किया होगा ना, आपको तो वर्क करना ही पड़ा। तो जाहिर सी बात वर्क डन न्यूमेरिकली सिर्फ जीरो होता है, बट ऐसे वर्क डन जीरो नहीं होता, इसीलिए हमने लिखा है वर्क डन डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ध्यान रखना डेल्टा यू की वैल्यू, दिस इज द इंटरनल एनर्जी, ये भी क्या होती है बराबर, क्यों, क्योंकि इससे ये भी पता चला जितनी एनर्जी आप बढ़ाए थे सिस्टम की, हीट देके जितनी एनर्जी आप बढ़ाए थे उसके बाद उसको कूल करके उतनी एनर्जी घटा दिए, तो भाई चेंज इन एनर्जी क्या हो गई, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया था वो क्या हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर मान लिया 10 जूल आप हीट देके 10 जूल एनर्जी बढ़ा रहे हो और 10 जूल ठंडा भी कर रहे हो, मतलब कहने का ऐसे समझो जैसे किसी बॉडी का आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहे हो, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसको ठंडा कर दी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर में चेंज कितना, जीरो होगा। ऐसे एनर्जी में जितनी एनर्जी आप दिए थे, हीट एनर्जी जितना दिए थे उतनी ही हीट एनर्जी मतलब वापस कहने का मतलब उसको ठंडा कर दी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये वर्क डन जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, ये पाथ पर डिपेंड करता है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, हमने नीचे लिख दिया। ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक साइक्लिक प्रोसेस हमने बनाया है डायग्राम। इसके बाद आपका आता है एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत ये एनसीईआरटी का आपका लिखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12.8, एक्सरसाइज में देख लेना। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट। इन्होंने बताया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो हीट को सप्लाई कर रहा है विद टाइम, टाइम के हिसाब से, रेट जब लग जाए तो समझ जाओ टाइम के हिसाब से वो सप्लाई कर रहा है, कितना है मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा की हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट जो होती है विद टाइम।
इसीलिए इसको हम रेट लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितना है 100 वाट है। फिर कह रहा है इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड। अगर इन्होंने बताया जो सिस्टम है वो वर्क परफॉर्म करता है किस रेट से 75 जूल पर सेकेंड के हिसाब से करता है, तो एट व्हाट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग। तो कह रहा है इंटरनल एनर्जी आपको बताना है कि किस रेट से इंक्रीज करेगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो सिर्फ इतना होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्लू। अगर हम रेट की बात कर दें बस डेल्टा टी से क्या करो डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ये भी डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू 100 वाट दे रखी, पुट कर देना है आपको। डेल्टा यू बाई डेल्टा टी हमको निकालना है। इसके बाद डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वर्क परफॉर्म कर रहा है 75 जूल पर सेकेंड, ये आपकी वैल्यू रख दी। अब 100 में से इसको ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब डेल्टा यू बाई डेल्टा टी को इधर ले आए और ये 100 में 75 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना 25 वाट। मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग हो रही थी, मतलब जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही थी वो किस रेट से इंक्रीज कर रही थी 25 वाट। इस जो है रेट से इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हो रही थी चेंज हो रही थी। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेना, एक्सरसाइज का है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस। अच्छा कोई बच्चा ये बताएगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, पीछे हम बताए थे। सर जब टेम्परेचर चेंज होता है तो सर स्टेट नहीं बदलती है उसमें, तो स्पेसिफिक हाँ हीट का कॉन्सेप्ट है। तो स्पेसिफिक हार्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मान लिया स्टेट चेंज हो जाए सर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। हाँ वेरी गुड, मतलब स्टेट चेंज होती है तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है, और अगर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट का। तो यहाँ पर ध्यान देना, हम अब गैसों की स्पेसिफिक हीट, गैसें जितनी होती हैं उनकी स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। और वैसे भी गैस इसमें कौन हम आइडियल मान के चल रहे हैं ना, सिर्फ आइडियल गैस के बारे में यहाँ कॉन्सेप्ट सारे दिए। तो ये जो है आपका स्पेसिफिक हीट एक्चुअल में क्या होती है, छोटी सी डेफिनेशन हमने लिख दी है। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। अब ध्यान देना, अगर गैस की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज दिमाग में रखना, गैस की बात करें तो उसमें मास नहीं, उस गैस को हमेशा भाई गैस की क्वांटिटी को मोल में मेजर करते हैं ना, तो मोल। तो टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल या फिर मास कह दो, जो मास आप लेते थे अगर किसी सॉलिड बॉडी के लिए लेते थे, मतलब किसी मैटर जो सॉलिड स्टेट में होता था तो उसके लिए मास यूज करते थे स्पेसिफिक हीट के लिए। और अगर यहाँ पर गैस की बात करें तो मोल आपको लेना है। ठीक है, मोल को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, यहाँ फार्मूले में दिया है। ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। मतलब किसी भी गैस को ले लो और उसके 1 मोल का टेम्परेचर आप कितना इंक्रीज कर दो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दो, तो इसमें आपको हीट कितनी देनी पड़ेगी या फिर वो सिस्टम पर कितनी हीट आप अप्लाई करोगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। और वो क्वांटिटी कितनी गैस की होनी चाहिए 1 मोल होनी चाहिए, लिखा है यूनिट मोल। तब जो आपको हीट जितनी हीट की जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, वो गैस की स्पेसिफिक हीट कही जाती। बोलो भाई स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस क्लियर हुई कि नहीं। इसके बाद फार्मूला देखो, स्पेसिफिक हीट फाइंड कैसे करते हैं, जैसे हम लोग पिछले वाले टॉपिक्स में पढ़ते चले आ रहे हैं वैसे ही फार्मूला यहाँ पर भी होता है। स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और ये जो आप हीट दे रहे हो, जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, वो कितनी डेल्टा क्यू है अपॉन में वहां पर स्मॉल एम यूज करते थे क्योंकि मास ऑफ अ सब्सटेंस लेते थे, और यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं, तो एन इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर तो चेंज आएगा ही, जब हीट बढ़ाओगे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये नीचे डेल्टा टी रहता है। लेकिन अगर फॉर एन आइडियल गैस में हम कह दें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 है, तो सी का फार्मूला क्या बन जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ना। अगर हम आइडियल गैस 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल के केस में
n की वैल्यू कितनी हो गई, जी सॉरी 1 हो जाएगी, और जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो c इक्वल टू कितना, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा t। अब ध्यान देना, स्पेसिफिक हीट आर ऑफ टू टाइप्स। स्पेसिफिक हीट कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है फॉर एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के लिए पहली कौन होती है, पहली होती है स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर किसी भी सिस्टम का जिसमें आइडियल गैस आप कंसीडर कर रहे हो और उसमें स्पेसिफिक हीट आपको निकालना है, तो वॉल्यूम कैसा हो, इस सिचुएशन में जो फर्स्ट टाइप की है इसमें वॉल्यूम आपको कांस्टेंट लेना रहेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे भाई, स्पेसिफिक हीट मतलब C और कांस्टेंट वॉल्यूम सफिक्स में V लगा देंगे। जो कंडीशन ले रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को सिंबलाइज कर देंगे CV, मतलब स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके लिए सिंबल कौन सा यूज किया जाएगा, स्मॉल c सफिक्स में V, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो ये फार्मूला आपका जो है वही यहाँ रहेगा, बट बगल में क्या लिख देना है ब्रैकेट के बाहर, V इज कांस्टेंट। यहाँ लिखा है V कांस्टेंट, मतलब डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T। फिर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है फार्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा। ये आपका फर्स्ट लॉ होता है। और इसमें क्या करना है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि ये सिचुएशन जब इसमें स्पेसिफिक हीट आप निकालोगे तो वॉल्यूम कैसा लियो, कांस्टेंट, तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। अभी पीछे क्वेश्चन में भी बताए थे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने देखो लिखा है डेल्टा वी इक्वल टू कितनी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। और ये उठा के आप जब इसमें पुट करोगे डेल्टा क्यू इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डेल्टा यू। और डेल्टा यू आपकी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। मतलब इस केस में अगर वॉल्यूम आप कांस्टेंट कर देते हो तो आपको इससे ये पता चल रहा कि जितनी हीट आप सिस्टम को दे रहे थे वो टोटल किसमें, टोटल की टोटल हीट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, जितनी भी गैस होगी गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। मतलब जितनी हीट आप देते जाओगे उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब टोटल हीट किसमें चेंज हो रही, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। बोलो भाई, इससे ये बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। यस सर, हो पा रही है। ओके, इसके बाद देखो, अब CV इज इक्वल टू, जब हम यहाँ से ये कह दें कि डेल्टा Q इज इक्वल टू किसके है, डेल्टा U के, तो भाई जहां पर डेल्टा Q हम लिए हैं क्या यहाँ पर डेल्टा U रख सकते हैं, क्योंकि ये तो आपस में बराबर हो गए ना। तो इसी फार्मूले में ध्यान देना, ये जो CV दिया है इसी फार्मूले में यहाँ पर देखो हमने पुट किया डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T है फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेल्टा Q की जगह पर डेल्टा U पुट कर दो, तो डेल्टा U बाई n डेल्टा T हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 लेते हो तो n की वैल्यू कितनी पुट करना रहेगा, n की वैल्यू आपको 1 पुट कर देना इसी फार्मूले में, ये जो ऊपर निकाले हो इसी फार्मूले में n की जगह पर 1 पुट करो, लिख दिया है मैंने। फॉर अ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस तो n इज इक्वल टू 1, तो ये CV इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी मेयर्स फार्मूला जब निकालेंगे उसको डिराइव करेंगे तो उसमें ये यूज होने वाला है। CV इज इक्वल टू हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो वहां पर दिमाग में अगर होगा तभी बता पाओगे। तो CV इक्वल टू आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट डेल्टा U बाई डेल्टा T। मतलब जो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो स्पेसिफिक हीट होती है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके बराबर होती है, टोटल उस सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। ये इससे प्रूफ होता है। इसके बाद दूसरी हीट जो होती है, दूसरी स्पेसिफिक हीट होती है, वो कौन सी होती है, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में भी कुछ यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा Q अपॉन में n डेल्टा T, और P बगल में लिख देंगे कांस्टेंट। इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, पीछे हम कई बार बोल चुके हैं। जब इंटरनल एनर्जी आपको बढ़ाना है तो जाहिर सी बात आपको उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर CV का फार्मूला डेल्टा U बाई डेल्टा T है, और CP के लिए हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, यही चीज डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T, बस सफिक्स में क्या लिखेंगे, P इज कांस्टेंट। P की वैल्यू बस यहाँ पर हमको दिखाना है कि क्या लेना है, इस केस में कांस्टेंट लेना है। क्यों, क्योंकि ये CP और CV की वैल्यू अभी जब मेयर्स फार्मूला ड्राइव करेंगे तो उसमें ये दोनों की वैल्यू बराबर ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसके रिलेशन में हमको दिख रहे हैं,
इंटरनल एनर्जी के टर्म में दिख रहे हैं। अब डेल्टा क्यू की जगह पर जब ये डेरिवेशन इस तरीके से फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे तो सेम यही डेरिवेशन आएगा, Cp इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम और प्रेशर से नहीं, सिर्फ टेम्परेचर के फंक्शन है। राइट, इंटरनल एनर्जी तभी बढ़ेगी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अदरवाइज इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर टेम्परेचर नहीं जो है घटा बढ़ा रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आता है, बहुत छोटा सा है, कह रहा Cp इज ग्रेटर देन Cv वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में दिया होगा। Cp मतलब स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये हमेशा ग्रेटर होती है किससे? Cv से, मतलब स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ऐसा क्यों होता है? मतलब Cp जो होता है वो ग्रेटर देन Cv से क्यों होता है? देखो भाई, Cp का मतलब यहाँ पर हमने दिखाया है, सपोज दैट दो ये आप सिलेंडर कंसीडर करो, और उसमें ध्यान देना इसमें गैस का वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। कि गैस का वॉल्यूम, अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो पिस्टन आप लगाओगे वो मूवेबल नहीं, एकदम फिक्स है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये पिस्टन कैसा है? एकदम फिक्स्ड कर दिए हो, बट ये वाला मूवेबल है। ध्यान देना, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये पिस्टन एकदम फिक्स है, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अब आप यहां से क्या किए, सपोज दैट कि जो डेल्टा क्यू है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर इस बॉडी का एनर्जी जब दिए तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, हमने कंसीडर किया, और यहाँ पर भी इतनी ही हीट दिए और 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर इसका इस सिस्टम का बढ़ा, दोनों का टेम्परेचर सेम है। बस ध्यान रखना इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ से देखो ये मूवेबल पिस्टन है, तो जाहिर सी बात ये जो हीट एनर्जी होगी नीचे से आप दे रहे हो, तो ये दो चीजों को बढ़ाएगी। एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बढ़ेगी, जितने भी मॉलिक्यूल्स गैस के होंगे उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरी बात ये पिस्टन ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। इट मीन्स वर्क डन बाई द गैस, जो गैस है वो वर्क डन जो करेगी वो कितना है? डेल्टा डब्ल्यू। मतलब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी और वर्क डन भी करना पड़ा। तो ये फार्मूला हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब डेल्टा क्यू के केस में आते हैं डेल्टा यू, ये दोनों आपस में बराबर क्यों है? देखो वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो इस केस में फार्मूले से ही पता चलता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या है? पी डेल्टा वी या फिर पी डीवी। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम 3 बार बता चुके हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या करोगे? 0 रखना रहेगा, तो वर्क डन की वैल्यू 0। तो ये टर्म देखो डेल्टा क्यू डेल्टा यू सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आ गया? इंटरनल एनर्जी के बराबर। मतलब अब इससे ये पता चला कि जो यहाँ पर डेल्टा क्यू आ रही टोटल इंटरनल एनर्जी को ही, मतलब जितनी हीट आप दे रहे थे, जितनी हीट एनर्जी दे रहे थे, वो टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट यहाँ पर यही एनर्जी दो चीजों में डिवाइड हो रही, एक तो इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की बढ़ रही और दूसरा वर्क डन भी हो रहा गैस द्वारा। तो इन दोनों टर्म की वैल्यू, जाहिर सी बात भाई, एक से वर्क डन की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना। तो ये यहाँ पर एनर्जी किसके सम के बराबर आ रही? वर्क डन। और इंटरनल एनर्जी यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही चेंज हो रही। तो कहने का मतलब इस केस में जो Cp की वैल्यू, अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो ये देखो, ये भाई डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा आने वाली है ना, क्योंकि ये दो टर्म का समेशन है। लेकिन इसमें वॉल्यूम अगर कांस्टेंट तो वर्क डन तो 0 होगा, और वर्क डन की जब वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू जाहिर सी बात अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। तो इस केस में आपको Cp की वैल्यू हमेशा ग्रेटर मिलेगी, किससे? Cv से। बोलो भाई, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, बहुत सारी चीजें हैं। देखो गैस में अगर आप थोड़ा सा भी पीछे के कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दिए तो दिक्कत हो जाती है। अब ये चीजें पता है, सारी चीजें हम बता रहे हैं पूरी थर्मोडायनेमिक्स, अभी आगे पढ़ोगे तो जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस है ना, इनके बारे में पढ़ोगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली। क्यों? क्योंकि सारी चीजें इमेजिन करने वाली है। अगर सोचोगे समझोगे तभी समझ में आएगा, और अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पीछे का सब भूल गए ना तो आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। अब ये क्या रियलिटी भाई, ना तो आइडियल गैस है, हम लोग पढ़ रहे हैं बट आइडियल मान के चल रहे हैं, कोई आइडियल गैस होती थोड़ी ना है कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताओ, इससे भी पता चल रहा कोई जरूरी है कि आप अभी एक जैसे फर्स्टली
किस बच्चे ने भी क्वेश्चन ही किया था, कोई भी चीज दुनिया में ऐसी है ही नहीं जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ना कर सके। तो कहीं ना कहीं उनको हम सिर्फ कंसीडर करके चल रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती कि सारी चीज आइडियल हो, तो वाकई में जितनी एनर्जी हम देते उतना ही वर्क डन, उतनी ही इंटरनल एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो बढ़ती। सब इमेजिनेशन है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हुआ कि सीपी 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका भी किया, अगर सेम टेम्परेचर है दोनों का, तो इसमें देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू 2 टर्म के सम के बराबर आ रही, और इसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही, इंटरनल एनर्जी के बराबर है जितनी आप हीट दे रहे थे। तो इस केस से पता चलता है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है, दिख रहा है सभी बच्चों को, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसको हम लोग मेयर्स फार्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से हमको ड्राइव करना है रिलेशन सीपी और सीवी में क्या होता है। एक चीज ध्यान रखना, आपको अपने दिमाग में रखना कि सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है, ध्यान देना, सीपी और सीवी का जो रेशियो होगा, इसको हम लोग गामा से लिखते हैं, इसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, आगे यूज करेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। उस गैस की मॉलिक्यूलरिटी, इसको गामा से लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना, दिमाग में रखना। तो इसके बाद ध्यान देना, लिखा है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, दोनों में रिलेशनशिप क्या होती है। तो सबसे पहले हमको एक चीज दिमाग में रखनी रहेगी, अगर आपको मेयर्स फार्मूला ड्राइव करना है, इन दोनों का रिलेशन ही मेयर्स फार्मूला कहलाता है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्या होता है, लिखा है सामने आपके, थोड़ा ये डेरिवेशन लॉन्ग है, तो उम्मीद करेंगे फर्स्ट लॉ ये सीपी और सीवी में रिलेशन कल बताएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी चीजें आप आज क्लियर किए हो, क्या इसमें किसी बच्चे को कहीं पर कोई डाउट है? बोलो भाई। नो नो सर। हाँ, तो इसमें ध्यान रखना, कुछ चीजें हैं ऐसी, जब बुक से थोड़ा बहुत अपने आप पढ़ोगे ना, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार करना है, और उम्मीद करते हैं जब क्लासेस ओपन होंगी तो उसमें हम टेस्ट लेंगे आपका। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से करना, ठीक है, कर लोगे? यस सर। अच्छा, कितने बच्चों ने न्यूमेरिकल्स घर पे सॉल्व किए थे? कोई बच्चा किया है न्यूमेरिकल्स? बोलो भाई। कल पढ़ के आओगे, सीपी और सीवी मेयर फार्मूला आपकी बुक में है, इसको एक बार ट्राई करना, पढ़ना, और जब थ्योरी पढ़ के आओगे ना, तो इसको क्लियर करने में हमको भी दिक्कत नहीं होगी। है फिलहाल ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसमें जो अभी हमने सीपी और सीवी का कॉन्सेप्ट बताया ना, उसकी वैल्यू कैसे कांस्टेंट प्रेशर पर आई है, कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर आई, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमको यूज करना है। इसलिए हमने बताया ना कि इसको स्पेसिफिक हीट जो 2 तरीके के बताए, इनको अच्छी तरीके से घर पे पढ़ोगे, और कल जो है इसके बारे में हम अच्छी तरीके से रिलेशनशिप, क्यों, क्योंकि अभी आधा डेरिवेशन हो पाएगा, फिर दिक्कत होगी कल भी। तो ये रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेयर्स फार्मूला। तो आप लोग बुक में देखना, अगर है तो अच्छी तरीके से उसको एक बार ट्राई करना, कोशिश करना कि क्या दे, उसकी थ्योरी पढ़ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, ठीक है। बाकी जो भी चीजें हैं वो तो हम बताएंगे ही, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो उससे पता है क्या पता चलेगा कि कौन सी चीज हमको लग रही है और सर क्या बता रहे हैं। और एक बच्चा अभी स्मिता, किसने पूछा था अभी जो क्वेश्चन आपका था, वो जल्दी से यस व्हाट्सएप सर। करो, और अभी हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। ओके क्लास, बाय क्लास, थैंक यू सर। वेलकम।